तो हेलो बच्चे, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। और आज हम लोग कुछ चमत्कार करने वाले हैं। आज हम लोग फर्स्ट टाइम बायोलॉजी का लेक्चर लेके आए हैं, क्लास 11 का जो चैप्टर है हमारे पास एनाटॉमी। बच्चे काफी ज्यादा कंसेप्चुअल और अच्छा चैप्टर है। इससे हर साल नीट में 2 या 3 सवाल आते हैं, बहुत ही सिंपल और बेसिक टाइप आते हैं। इसमें रटने वाला पोर्शन भी है, लेकिन हाँ बच्चे समझने वाला पोर्शन काफी ज्यादा है। तो हम लोग पहले इसे बोर्ड में लिख लेंगे और फिर एक एक चीज को हम लोग डिटेल में समझेंगे ताकि आपको याद ना करना पड़े। क्या बच्चे, अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं एनाटॉमी? यस, आइए स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। बच्चे, ये जो एनाटॉमी है इसका सिंपल मतलब क्या है? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। यानी कि किसी भी चीज का, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उनका अंदर का स्ट्रक्चर का पढ़ाई करना, स्टडी करना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एनाटॉमी। जैसे आपको ये पता है कि मॉर्फोलॉजी भी हम लोग टर्म सुने हैं। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बाहर का स्टडी करना। जैसे मान लीजिए यहां एग्जांपल के तौर पर हमारे पास ये एक प्लांट है या फिर कोई एक ट्री है। मान लीजिए हमारे पास एक प्लांट है और ये मान लीजिए फूल वगैरह है, ये पत्तियां है, ये रूट्स वगैरह है। हाँ, मान लीजिए हमारे पास एक प्लांट है, तो इसका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है जो बाहर से हमें दिखता है, जैसे आपका लीफ हो गया, जो आपका लीफ है, उसके बाद ब्रांच वगैरह है, ठाल वगैरह है, ये जितना भी फ्लावर, फूल, फ्रूट्स, ये सब जितना भी एक्सटर्नल जो हमें बाहर से दिखता है, जो जिसे हम बाहर से देख सकते हैं किसी भी प्लांट में और ट्रीज में, उसे हम लोग किसके अंदर पढ़ते हैं? मॉर्फोलॉजी। लेकिन मान लीजिए आपको अगर इनका इंटरनल स्ट्रक्चर के रूट के अंदर क्या है, स्टेम्स के अंदर क्या है, उनका स्टडी करना, उनका अंदर का टिश्यू किस टाइप का है, वर्क कैसे करते हैं, उनका स्टडी करना हम लोग किस में पढ़ेंगे बच्चे? एनाटॉमी में। यानी कि एनाटॉमी का सिंपल मतलब है किसी भी चीज का इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी करना, अंदर का, अंदर में क्या फंक्शन है, क्या प्रक्रिया है, टिश्यू कैसे अरेंज है, सेल्स किस टाइप से काम करते हैं, और सब काम, सब फंक्शन कैसे होता है, ये हम लोग किस पे पढ़ेंगे? एनाटॉमी में। तो स्टडी ऑफ इंटरनेक्चर, हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर, इसमें हम लोग रूट आएंगे, जैसे आपका एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, डाइकोट, मोनोकोट, जितना भी टर्म है, इनका इंटरनल स्ट्रक्चर करें हम, इनका रूट का, स्टेम का, हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी करने वाले हैं। और एनाटॉमी ऑफ, हमने क्या कहा? फ्लावरिंग प्लांट। आपको ये बात पता है प्लांट डायवर्सिटी में कि फ्लावरिंग प्लांट के अंदर किसको लिया गया? एंजियोस्पर्म। बच्चे, हम ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एल्गी, इन सब के भी नाम सुने हैं, लेकिन जो सबसे एडवांस टाइप का अब यानी कि इस टाइम में जो सबसे एडवांस प्लांट है वो हमारे पास क्या है? एंजियोस्पर्म। सबसे एडवांस क्यों है? क्योंकि इनमें फ्लावरिंग होता है, इनमें फ्लावर होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वगैरह, यानी कि जितना भी एडवांस फीचर है, जैसे कि ह्यूमन में इवोल्यूशन हुआ है, इसी तरह प्लांट में भी एवोल्यूशन होके जो सबसे एडवांस टाइप का भी इस जमाने में जो प्लांट है वो क्या है? आपका एंजियोस्पर्म। और इसी का हम लोग इस चैप्टर में अंदर का डिटेल स्टडी करने वाले हैं। बच्चे, एनसीईआरटी का एक पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है कि एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट, सीड प्लांट का एनाटॉमी के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में एक बुक लिखा गया था कैथरीन एसू के थ्रू, जो कि 1960 में पब्लिश हुआ था। आपको सिंपली डाटा याद रखना है। 1960 में कैथरीन एसू ने एक बुक लिखा था एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट, जिसे वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी भी कहा गया है, जो अपने बुक में प्लांट का रूट्स, स्टेम वगैरह का बहुत ही अच्छी तरीके से इंटरनल स्ट्रक्चर बना के डायग्रामेटिक तरीके से अपने बुक में एक एक चीज को दर्शाया था। तो आपको याद रखना है कि एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट को वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी कहते हैं, लिखा था कैथरीन एसू के थ्रू, जो पब्लिश हुआ था 1960 में। ये हमने इसीलिए बताया बच्चे क्योंकि एनसीईआरटी में इंक्लूड है, और आपको ये पता है कि नीट एग्जाम के लिए बच्चे एनसीईआरटी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ भी पूछ सकते हैं। वो हो सकते हैं सिंपली ये पूछेगा कि कैथरीन एसू ने जो बुक लिखा था कब पब्लिश हुआ था, तो हमें क्या बोलना है? 1960 में पब्लिश हुआ था। ये आपको डाटा सिंपली याद रखना है। अब आइए, जो हमारा मेन मुद्दा है, जो मेन टॉपिक है, वो क्या है? सबसे पहला टिश्यू। अब टिश्यू होता क्या है? मैंने क्या कहा बच्चे? ग्रुप ऑफ सेल। मान लीजिए ये एक सेल था, इसने डिवाइड किया, डिवाइड करना मतलब भाग करना, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, डिवाइड करके एक ग्रुप बन गया। एक सेल था, बहुत सारा सेल हो गया डिवाइड करके। तो इन ग्रुप्स ऑफ सेल को हम लोग क्या बोलेंगे? टिश्यू बोलेंगे। यानी कि टिश्यू सिंपल क्या है? सेल्स का ग्रुप है, समूह है, झुंड है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? टिश्यू। अब टिश्यू में जो सेल्स हैं, इनका ओरिजिन लगभग कॉमन है, क्योंकि कोई किसी ना किसी एक सेल, इनका पेरेंट सेल कोई एक रहा होगा, यानी कि किसी एक से ये सारा बना है, यानी कि इन सबका ओरिजिन कॉमन है, इससे ही ओरिजिन हुआ है आगे। उसके बाद परफॉर्म कॉमन फंक्शन। अब जब ओरिजिन सेम है तो लगभग इनका काम भी सेम होता है, यानी कि किसी टिश्यू में जितने भी सेल्स होते हैं लगभग इनका काम
सेम होता है, जनरली परफॉर्म कॉमन फंक्शन, यानी कि यहां पर ये सेल जो काम करेंगे ये भी वही काम करते हैं, ये सब मिलजुल के लगभग कोई एक सेम काम को अंजाम देते हैं, परफॉर्म कॉमन फंक्शन। तीसरा क्या है, स्ट्रक्चर मे और मे नॉट बी सेम, यानी कि यहां पर जो सेल है इनका स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है, कोई छोटा तो थोड़ा बड़ा, टेढ़ा मेढ़ा वगैरह, यानी कि स्ट्रक्चर ये जरूरी नहीं हो कि सिमिलर हो, लेकिन हाँ लगभग कॉमन फंक्शन होगा और कॉमन ओरिजिन। ये आपको याद रखना है कि जो हमारे पास टिश्यू है ये ग्रुप ऑफ सेल है, और ग्रुप ऑफ सेल में इनका ओरिजिन कॉमन है और फंक्शन भी कॉमन है, लेकिन हाँ स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकते हैं। अब टिश्यू को हम लोग बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक है आपका परमानेंट टिश्यू। तो अच्छा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का हम लोग क्या बोलते हैं, ये इसको हम लोग डिवाइडिंग टिश्यू भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम इसे, यानी कि सिंपल अब सेल रहने दीजिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसा टिश्यू है जिनके अंदर जितना भी सेल है उनका एक ही काम है सिर्फ डिवाइड करना, 24 घंटा लगातार सिर्फ वो डिवाइड करेंगे, उनके लिए कोई पार्टिकुलर फंक्शन नहीं है, उनका एक ही काम है 1 से 2, 2 से 4, यानी कि जो सेल साइकिल जो हम लोग पढ़ते हैं एस पे जी नोट सब उन्हीं में घुसा रहना, 24 घंटा उन्हीं के साथ रहना। यानी कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इनके अंदर जितना भी सेल है इनका एक ही काम है डिवाइड करना, हर टाइम ये लोग डिवाइड करेंगे 1 से 2, 2 से 4, इनके अलावा कोई काम ही नहीं है, बस इनका एक ही काम है डिवीजन करना, नंबर्स को बढ़ाना, क्वांटिटी को बढ़ाना। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनडिफरेंशिएटेड। अनडिफरेंशिएटेड इसीलिए कहा गया क्योंकि ये लोग कुछ अलग फंक्शन नहीं करते हैं, यानी कि मान लीजिए ये कोई हमारे पास एक मेरिस्टेमेटिक सेल है तो इसका काम है 1 से 2 हो गया, फिर 2 से 4, 4 से 8, मतलब ये कहीं रुकते नहीं है, ये कोई रुक के रेस्ट करने के बाद बहुत देर तक रह के कोई एक दूसरा फंक्शन को परफॉर्म नहीं करते हैं। अनडिफरेंशिएटेड मतलब ये अलग नहीं है, अनडिफरेंशिएटेड का मतलब होना कुछ पार्टिकुलर काम करना, डिफरेंशिएट होना, अपने आप को अलग करना, लेकिन ये लोग अलग नहीं करते हैं, इनका एक ही काम है सिर्फ डिवीजन करना, इनके लिए कोई पार्टिकुलर फंक्शन नहीं है, इसलिए ये हमेशा क्या रहते हैं, अनडिफरेंशिएटेड। दूसरा इमेच्योर सेल्स, इसमें जो सेल्स होते हैं इमेच्योर कॉमन सेल्स है, क्योंकि मान लीजिए एक सेल डिवाइड हुआ 1 से 2 बना, आपने उसे रेस्ट करने नहीं दिया, कुछ पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने नहीं दिया, क्या वो सेल कभी मैच्योर हो पाएगा, नहीं, हमेशा क्या रहेगा बच्चे, इमेच्योर रहेगा। इमेच्योर का मतलब क्या है, सिंपल जस्ट मतलब डिवाइड, मान लीजिए हमारे पास एक सेल था, इससे 2 सेल बना, अब हमने इसे कुछ पार्टिकुलर फंक्शन के लिए नहीं छोड़ा, फिर इससे आगे हमने सेल डिवाइड करके और 2-2 बना लिया, यानी कि इसमें जो सेल्स है हमेशा इमेच्योर टाइप रहते हैं, मैच्योरिटी गेन नहीं कर पाते, इनको उतना समय मिलता ही नहीं ताकि ये मैच्योर हो पाए आगे जाके, ये इमेच्योर रहते हैं ये और फिर आगे डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि मैच्योरिटी गेन करने का समय इनको दिया नहीं जाता है, जितना टाइम मैच्योर होने में लगे उससे पहले ये लोग डिवाइड कर बैठते हैं। मान लीजिए मैच्योर हो ही रहा था कि फिर से आगे डिवाइड कर बैठा, यानी कि मेरिस्टेमेटिक सेल चाहकर भी मैच्योर नहीं हो पाएंगे क्योंकि मैच्योरिटी से पहले ही वो डिवाइड कर बैठते हैं। ओनली डिवाइड, मैंने कहा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसा टिश्यू है जिनके अंदर जो सेल होगा वो ओनली डिवीजन, सिर्फ डिवीजन करेंगे, कोई पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म नहीं करेंगे। ऑल आर लिविंग, कॉमन सेंस से बच्चे, और सेल लिविंग होगा तभी तो डिवाइड कर पाएगा भाई। ऑल आर लिविंग, मेरिस्टेमेटिक सेल्स जितना भी है वो सब क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। और आपको ये बात पता है कि लिविंग कौन होता है, आपको ये प्लांट डाइवर्सिटी में हम लोग पढ़ाने वाले हैं, तो आपको चिंता नहीं लेना है, सिंपली याद रखना लिविंग वो होगा जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म चलेगा। अब मेटाबॉलिज्म क्या है, किसी भी मान लीजिए कि प्लांट के अंदर जितना भी सेल्स के अंदर जितना भी केमिकल रिएक्शन चलते हैं वो सब क्या है, एक प्रकार का मेटाबॉलिज्म है। तो मेटाबॉलिज्म सिर्फ कौन शो करेगा, आपका लिविंग, लिविंग के अंदर ही केमिकल्स रिएक्शंस हो सकते हैं, पॉसिबल है। अब जो आपका लिविंग होगा वो आपका ग्रोथ भी करेगा, बढ़ेगा भी, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म, केमिकल रिएक्शंस भी चलेंगे, उसके अंदर कॉन्शियसनेस भी पाया जाएगा। ये सब चीज किसका फीचर है, आपका लिविंग का। अब नॉन लिविंग कौन है, जिसके अंदर कोई, नॉन लिविंग हम उसे कहेंगे जिसके अंदर कोई मेटाबॉलिज्म नहीं चलेगा, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, जिसके अंदर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन ऐसा कुछ एक्टिविटी देखा नहीं जाता है। अब जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में हम लोग पढ़े, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू के अंदर जो हमारे पास सेल आएंगे वो नॉन डिवाइडिंग सेल, यानी कि इसके अंदर सेल ऐसा आएंगे जो डिवाइड नहीं करेंगे। मान लीजिए एक बार डिवाइड कर चुके हैं, अब बैठे रहेंगे, मैच्योर होंगे, बड़ा होंगे और कुछ अलग पार्टिकुलर फंक्शन को अंजाम देंगे। यानी कि परमानेंट टिश्यू के अंदर जो सेल है उसका आगे डिवीजन करने का कोई इरादा नहीं है, बस डिवाइड करके आप बैठा है कि नहीं, अब डिवीजन नहीं करना है भाई, अब कुछ और करेंगे यार, और मन नहीं है डिवीजन करने का, इनका मान लीजिए कि मन भर चुका है, अब डिवाइड करना नहीं चाहते। मान लीजिए मैं एक परमानेंट टिश्यू का सेल हूं, अब मुझे कहा डिवीजन करो, तो मैंने बोला मुझे और नहीं करना है, मैं थक चुका हूं, अब मुझे कुछ और काम दो डिवाइड के अलावा, कुछ और काम बोलो।
लेकिन हाँ, डिवीजन छोड़ के मुझे और डिवाइड नहीं होना है, मुझे मैच्योर होना है, मुझे बड़ा होना है, मुझे कुछ पार्टिकुलर फंक्शंस को करना है। अब जो आपके परमानेंट टिश्यू के अंदर जो सेल आएगा मैच्योर आएगा। क्यों मैच्योर? क्योंकि आगे तो डिवाइड किया नहीं, सिर्फ खाली है और कुछ पार्टिकुलर फंक्शन कर रहा है, यानी कि सब कुछ उसमें मतलब ग्रोथ का सब कुछ है, वो अच्छी तरीके से मैच्योर हो पाएगा, टाइम मिल रहा है उसको हर चीज का, आगे डिवाइड नहीं करना है, अच्छी तरीके से यूटिलाइज हो पा रहा है हर चीज उसका, इसलिए जो परमानेंट टिश्यू में जो सेल आएगा वो मैच्योर होगा। तीसरा क्या है? नॉट डिवाइड ओनली परफॉर्म पार्टिकुलर फंक्शन, ये डिवाइड नहीं करेंगे, इनका डिवाइड करने का मन नहीं है क्योंकि ये परमानेंट है, इसका बस कोई काम करेगा ये लोग, लेकिन डिवीजन तो नहीं करेगा। मोस्ट लिविंग, हाँ मोस्टली क्यों कहा? क्योंकि परमानेंट टिश्यू में आएगा स्क्लेरेन्काइमा, जो एक परमानेंट टिश्यू का एग्जांपल जो हम लोग अभी आगे फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, मेरिस्टेमेटिक परमानेंट का, आगे परमानेंट में आगे क्या है, सिंपल कॉम्प्लेक्स वगैरह सब कुछ हम लोग देखेंगे, तो वहां पर एक टिश्यू आएगा स्क्लेरेन्काइमा जो कि क्या है, नॉन लिविंग है, वो हम लोग समझेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि परमानेंट टिश्यू में जो सोयल आएगा मोस्टली लिविंग आएगा, जैसे आपका पैरेन्काइमा हो गया, कॉलेनकाइमा हो गया वगैरह। आइए हम लोग अब आगे स्टार्ट करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? टिश्यू हम लोग किसे बोलते हैं? ग्रुप ऑफ सेल, सेल्स का ग्रुप को ही टिश्यू बोलते हैं, यानी कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये किसी ना किसी टाइप का सेल से तो मिलकर बना है। हाँ, अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर जो सेल्स आते हैं उनका फीचर क्या है, वो किस टाइप के होते हैं, उनके अंदर कौन कौन सा फीचर पाए जाते हैं, ये हम लोग देखते हैं, यानी कि हम लोग किस ग्रुप ऑफ सेल्स को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहेंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो सेल आएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, पॉइंट 1 है सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड, इनका सेल डिवीजन करता रहेगा क्योंकि इनका एक ही काम है। मैंने कहा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर बच्चे जो भी सेल आएंगे इनका एक ही काम होगा, सिर्फ डिवीजन, डिवीजन छोड़ के इनके पास कोई दूसरा काम है ही नहीं, सिर्फ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड। दूसरा पॉइंट क्या देखना है, हैव ओनली प्राइमरी सेल वॉल, यानी कि मान लीजिए कोई हमारे पास एक मेरिस्टेमेटिक सेल है जो डिवाइड किया, जस्ट मान लीजिए एक मेरिस्टेमेटिक सेल है, इसने अभी डिवाइड करके 2 बन गया, 1 से 2। अब जब 1 से 2 बना तो इनके पास प्राइमरी सेल वॉल आ गए, प्राइमरी सेल वॉल है, लेकिन बच्चे सेकेंडरी सेल वॉल होने के लिए इनको मैच्योर होना पड़ेगा, बड़ा होना पड़ेगा, लेकिन इनको तो उतना टाइम दिया नहीं जाता है क्योंकि हमें यह बात पता है कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स इनका काम है डिवीजन करना। सेकेंडरी सेल वॉल चाहकर भी इनमें नहीं आ पाते हैं, सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल इसीलिए रहते हैं क्योंकि इनको फिर आगे इनको डिवाइड करना है। अब सेकेंडरी सेल वॉल अगर इनको लाना है तो रुकना पड़ेगा, ग्रोथ करना पड़ेगा, मैच्योर होना पड़ेगा, लेकिन ये लोग तो वो सब कुछ होगा नहीं, यानी कि सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल ही रहेगा, सेकेंडरी आ नहीं सकता सेकेंडरी सेल वॉल। आपका तीसरा पॉइंट क्या है, सेल्स आर स्मॉल एंड आइसोडायमेट्रिक। कॉमन सेंस है भाई, अगर सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड करेगा, अगर अपने आपको ग्रोथ नहीं करेगा, कुछ और मैच्योरिटी अपने आपको होने नहीं देगा, तो ऑब्वियस है ना वो स्मॉल रहेगा ना यार। अब ग्रोथ करने के लिए सेल्स को डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, अपने आपको रोकना पड़ेगा, लेकिन मेरिस्टेमेटिक सेल्स अपने आपको रोकते नहीं है, ये स्मॉल्स रह के फिर आगे डिवाइड कर लेते हैं और फिर आगे डिवीजन इनका होते रहता है। एंड आइसोडायमेट्रिक, बच्चे जो आइसोडायमेट्रिक है इसका सिंपल मतलब है लगभग इनका साइज सेम होता है। मान लीजिए जो डिवाइड किया स्मॉल स्मॉल, एंड आइसोडायमेट्रिक यानी कि लगभग साइज सेम होता है। अब आगे क्या है, इनका साइटोप्लाज्म डेंस, इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सेल ऑर्गेनल जितना है वो सब कहां पर है, साइटोप्लाज्म। अब आपको हम लोग एक इसमें पढ़ाएंगे आपको सेल बायोलॉजी में कि साइटोप्लाज्म होता क्या है। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म हम लोग उस जगह को कहते हैं जहां पर सब एक्टिविटी होता है, सेल्स का जितना भी मेन काम है, एनर्जी बनाना, जहां पर खाना वगैरह बनना, जितना भी मेन फंक्शन जिस एरिया में होगा, जिस जगह में होगा बच्चे, हम लोग उसे क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। तो आपका मेरिस्टेमेटिक सेल्स का साइटोप्लाज्म क्या होगा, डेंस यानी कि घना होगा, क्योंकि इनको रेगुलर डिवाइड करते रहना है। अगला क्या है, प्रोमिनेंट एंड लार्ज न्यूक्लियस, इनका न्यूक्लियस लार्ज रहता है क्योंकि ये लोग कंटिन्यूस डिवाइड करते हैं। प्रोमिनेंट एंड लार्ज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कैसा होगा, लार्ज। आगे क्या है, पॉइंट नंबर 6, नॉर्मली वैक्यूल एब्सेंट, इनमें वैक्यूल एब्सेंट होता है क्योंकि वैक्यूल का काम क्या था, कचरा को जमा करना, लेकिन बच्चे इनमें कचरा जमा हो ही नहीं पाता है क्योंकि उतना समय इनको दिया नहीं जाता है, क्योंकि ये लोग अभी डिवाइड किया फिर जस्ट डिवाइड कर लिए, तो कचरा जमा होगा ना आगे, और उसमें ना वैक्यूल का कोई रिक्वायरमेंट होगा, यानी कि इसमें कचरा वगैरह जमा नहीं होता है, इसीलिए इसमें वैक्यूल भी पाया नहीं जाता है। मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव, बच्चे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं ना ये बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं मेटाबॉलिकली मतलब डिवीजन के रिस्पेक्ट में। बच्चे अगर ये एक्टिव नहीं रहेंगे मेटाबॉलिकली, क्या ये डिवाइड कर पाएंगे, नहीं। हाँ, डिवीजन करने के लिए आपको हर टाइम चौकन्ना रहना पड़ेगा कि अभी जस्ट डिवीजन के 1 से 2 बने, फिर 2 से 4, फिर 4 से 8, फिर 8 से 16, यानी कि ये जो इनका जो सेल्स होता है काफी ज्यादा एक्टिव होता है डिवीजन के रिस्पेक्ट में, मेटाबॉलिकली बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं।
क्योंकि इनको रेगुलर क्या करना है, कंटिन्यूअस डिवीजन करना है, तो जितना एक्टिव रहेगा मेटाबॉलिकली उतने अच्छे से डिवाइड कर पाएगा। अब अगला पॉइंट क्या है, हैव नो इंटरसेलुलर स्पेस, हैव नो इंटरसेलुलर स्पेस सो ऑल्सो कॉल्ड कॉम्पैक्ट टिश्यू। हाँ, यानी कि जो सेल्स, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, ये जो सेल्स बनते हैं डिवीजन के बाद, इनका बीच में गैप लगभग एब्सेंट होता है। नो, मान लीजिए ये हमारे पास मेरिस्टेमेटिक सेल्स है बच्चे, जो डिवीजन से बना है कंटिन्यूअस, ये कहा गया है कि इनका बीच में लगभग गैप क्या है, नो इंटरसेलुलर स्पेस, यानी कि दो सेल के बीच में लगभग गैप होता ही नहीं है। इनका दो सेल्स के बीच में गैप होता नहीं है बच्चे, ठीक है, हैव नो इंटरसेलुलर स्पेस, क्योंकि जैसे मतलब कॉम्पैक्ट, हाँ, सो कॉल्ड कॉम्पैक्ट टिश्यू, इसीलिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट टिश्यू, क्योंकि इनके अंदर जो सेल्स होते हैं काफी ज्यादा एक दूसरे से क्लोज होते हैं, सट सट के होते हैं। इसका भी बच्चे कारण है, क्या कारण है, क्योंकि मान लीजिए कि किसी सेल के पास कमी हो गया किसी चीज का, तो एक दूसरे से आसानी से ले सके, शेयर कर पाए फूड्स वगैरह, मिनरल्स वगैरह, इसीलिए काफी पास पास होते हैं। इनको एक दूसरे से शेयर करके चलना है। अगर मान लीजिए एक यहां पर है, एक दूसरा यहां पर है, अगर इतना डिस्टेंस दूरी में होता, तो मान लीजिए इसको किसी चीज का रिक्वायरमेंट है, फिर इसको ये प्रोवाइड नहीं कर पाता। तो सेल्स जितना ज्यादा क्लोज रहेंगे एक दूसरे से, उतना अच्छा से मटेरियल एक्सचेंज हो पाएगा एक दूसरे के बीच, इसीलिए इतना ज्यादा क्लोज होते हैं। अगला क्या है, एर्गस्टिक, यानी कि नॉन लिविंग सब्सटेंस एब्सेंट, इनमें कोई नॉन लिविंग सब्सटेंस वगैरह इनके अंदर मिलता नहीं है, इसीलिए वैक्यूल्स भी होता नहीं, क्योंकि इनका जमा ये सब होने का टाइम ही नहीं है इनके पास, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल से इनको सिर्फ डिवाइड करना है, जितना जल्दी हो सके, जितना स्पीड में हो सके, सिर्फ इनका एक ही काम है, डिवीजन। बच्चे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, ये आपका प्लांट में किसी पार्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं, स्पेशलाइज्ड रीजन इनके लिए, जहां पर ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्वांटिटी में पाए जाते हैं। तो बच्चे आप इसे जल्दी से नोट डाउन कीजिए, और फिर हम लोग समझते हैं आगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, और आगे तो बच्चे जैसे कि आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में सेल्स का फीचर पढ़ चुके हैं, अब हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को आगे क्लासिफाई करने वाले हैं। कैसे, देखिए, जो हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इसको हमने क्लासिफाई किया है। पहला ए है बेस्ड, आपका ए क्या है, बेस्ड ऑन ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। दूसरा क्या है, बेस्ड ऑन लोकेशन एंड पोजीशन, यानी कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल्स है, उनका ओरिजिन के बेसिस पर, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उनका ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन कहां से हुआ है, ओरिजिन के बेसिस पर, और डेवलपमेंट, यानी कि डेवलप पहले कौन हुआ है, बाद में कौन हुआ है, यानी कि ओरिजिन और डेवलपमेंट के बेसिस पर हम लोग इसे डिवाइड करेंगे तीन अलग अलग कैटेगरी में, प्रोमेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। दूसरा बेस्ड ऑन लोकेशन पोजीशन, यानी कि किसी भी प्लांट बॉडी में ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है किस किस लोकेशन में पाया गया है, यानी कि लोकेशन, जगह के हिसाब से हम लोग डिवाइड करते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम, यानी कि पोजीशन के बेसिस पर। मान लीजिए हमारे पास कोई एक प्लांट बॉडी है, इस प्लांट बॉडी में जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है किस किस लोकेशन में पाया गया है, यानी कि लोकेशन के बेसिस पर, मान लीजिए यहां वगैरह, यानी कि लोकेशन जहां जहां पर पाया गया है, पोजीशन के बेसिस पर हम लोग इसे तीन कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। अब हम इनके बस एग्जांपल्स पढ़ेंगे अभी, और फिर इनको हम लोग आगे डिटेल स्टडी करेंगे। ये जस्ट आपका फ्लो चार्ट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। एक तो बेस्ड ऑन ओरिजिन और डेवलपमेंट के हिसाब से तीन टाइप का है, और लोकेशन के हिसाब से भी तीन अलग अलग प्रकार का है। अब ओरिजिन और डेवलपमेंट के हिसाब से पहला है आपका बच्चे प्रोमेरिस्टेम। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रो का मतलब होता है पहला, यानी कि सारा मेरिस्टेम जो प्राइमरी सेकेंडरी बना सब इससे बनेगा, ये आपका प्रोमेरिस्टेम, और इसे हम लोग प्राइमोडियल मेरिस्टेम भी बोल सकते हैं। प्राइमोडियल का मतलब क्या है, सबसे पहला, जिससे आगे सब कुछ होने वाला है। जैसे कि आपको याद होगा कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग प्राइमोडियल जर्म सेल्स पढ़े थे, जिससे आगे जाके ओवा, स्पर्म, सब कुछ जो धीरे धीरे उसी से डेवलपमेंट हुआ था। लेकिन जो सबसे पहला है प्रोमेरिस्टेम, आपका क्या, ये प्रोमेरिस्टेम है, सबसे पहला वाला मेरिस्टेम, इसे हम लोग प्राइमोडियल मेरिस्टेम भी कहते हैं। और ये एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम भी हम लोग इसे बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम, क्योंकि एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये मेरिस्टेम पाया जाता है, और इसका आगे डेवलपमेंट हो के प्राइमरी होता है, फिर आगे डेवलपमेंट से सेकेंडरी बनता है। बच्चे हम लोग इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जस्ट अभी आप एग्जांपल वाइज देखिए। दूसरा आपका प्राइमरी मेरिस्टेम, आपका प्रोमेरिस्टेम ग्रोथ करके बढ़ा, थोड़ा मैच्योरिटी गेन किया, ग्रोथ हुआ, तो इसमें क्या बना, इससे आगे क्या बना, प्राइमरी मेरिस्टेम। अब प्राइमरी मेरिस्टेम आपका प्लांट में किस किस, मतलब हम लोग किसे कहेंगे, आपका एक तो एपिकल मेरिस्टेम, यानी कि जो मेरिस्टेम एपिकल पार्ट में है, जैसे रूट एपेक्स, सूट एपेक्स, जो एपेक्स यानी कि एंड टू एंड में है, वो सब आपका प्राइमरी मेरिस्टेम का पार्ट है, जो कि प्रोमेरिस्टेम से बना है। दूसरा आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम। बच्चे इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहां पर होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई ग्रास वगैरह है, घास, या मान लीजिए कोई घास है, कोई यहाँ पर हर्बीवोर,
घास खाने वाला जानवर आया और यहां से इतना घास का पार्ट खा लिया। तो बच्चे कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि फिर ये घास जितना खाया था, मान लीजिए यहां पर आके कुछ, मान लीजिए यहां पर एक ग्रास था और कोई एक हार्बीवोर आया और ये वाला पार्ट खा लिया, ठीक है। और फिर आप कुछ दिन बाद क्या देखेंगे कि ये जो पार्ट खाया था फिर ये आगे रीजनरेट, मतलब फिर से आगे इसमें ग्रोथ आ गया है, फिर से बढ़ के जितना बड़ा था उतना बड़ा हो गया है। तो ये जिस मेरिस्टम के कारण है वो है आपका इंटरकैलरी मेरिस्टम, यानी कि इस पार्ट में कौन सा मेरिस्टम था, इंटरकैलरी मेरिस्टम, यानी कि घास का पार्ट को दोबारा रीजनरेट करना, वहां पर फिर से ग्रोथ लाना, ये इंटरकैलरी मेरिस्टम का जिम्मेदारी था। कोई भी हर्बीवोर मान लीजिए कि किस पार्ट को खा लिया घास वगैरह का, तो उसको दोबारा रीगन करना, बढ़ाने में किसका हाथ है, आपका इंटरकैलरी मेरिस्टम। दूसरा इसमें और कौन आएगा, आपका इंट्राफेसिकुलर मेरिस्टम, फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, जो हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। बस ये आपको सिंपली एग्जांपल याद रखना है कि प्राइमरी मेरिस्टम में एपिकल मेरिस्टम आएगा, इंटरकैलरी मेरिस्टम आएगा और इंट्राफेसिकुलर मेरिस्टम भी आएगा। अब आपका प्राइमरी मेरिस्टम का आगे डेवलपमेंट होकर क्या बनेगा, सेकेंडरी मेरिस्टम। जैसे प्रो मेरिस्टम से क्या बना, प्राइमरी मेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम से क्या बना, सेकेंडरी मेरिस्टम। अब मान लीजिए कि कोई प्लांट जैसे आपका इम्ब्रानिक स्टेज में है, यानी कि शुरुआत स्टेज में है, ये आपका इम्ब्रानिक स्टेज, ये धीरे धीरे आगे डेवलपमेंट होगा इससे, फिर इससे आपका प्राइमरी बनेगा। मान लीजिए कि ये प्रो मेरिस्टम था, फिर इसका आगे डेवलपमेंट हुआ प्राइमरी मेरिस्टम, फिर आगे और डेवलपमेंट हुआ सेकेंडरी मेरिस्टम, यानी कि स्टेप वाइज स्टेप है। सबसे पहले प्रो आएंगे, फिर प्राइमरी आएगा और फिर आगे सेकेंडरी आएगा। अब सेकेंडरी मेरिस्टम का एग्जांपल कौन कौन है, यहाँ पर आपका इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है और एंड कोर कैम्बियम ऑफ डाइकोट स्टीम। डाइकोट स्टीम में जो आपका इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो बनता है और जो कोर कैम्बियम है, एक प्रकार का सेकेंडरी मेरिस्टम है, यानी कि प्राइमरी से बना हुआ है। आगे आपका क्या है, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम ऑफ डाइकोट रूट। डाइकोट रूट का जो वेस्कुलर और कोर कैम्बियम है, जो हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ये भी आपका सेकेंडरी मेरिस्टम का एग्जांपल है। अब बच्चे हम लोग लोकेशन के यानी कि पोजीशन के हिसाब से मेरिस्टम टिश्यू को भी 3 कैटेगरी में अलग अलग डिवाइड करते हैं। ए है आपका एपिकल मेरिस्टम, बी है इंटरकैलरी मेरिस्टम और सी है लेटरल मेरिस्टम। आपका एपिकल मेरिस्टम कहां कहां पर होगा, रूट एपेक्स। एपेक्स का मतलब मान लीजिए कि रूट का सबसे ऊपर वाला भाग, रूट एपेक्स में, यानी कि रूट एपिकल मेरिस्टम इसे हम लोग कहते हैं। एपिकल मेरिस्टम कहां पर मिला आपका, रूट एपेक्स, इसीलिए नाम क्या गया रूट एपिकल मेरिस्टम, क्योंकि रूट का एपेक्स में ये मेरिस्टम मिलता है। दूसरा है सूट एपेक्स, सूट एपेक्स में ये मेरिस्टम मिला गया है, इसलिए क्या कहा, सूट एपिकल मेरिस्टम, क्योंकि मिला कहां पर, सूट में, इसलिए नाम क्या गया सूट एपिकल मेरिस्टम। सूट का एपेक्स में मिला और रूट का एपेक्स में मिला। अब आगे आपका इंटरकैलरी मेरिस्टम इन ग्रास एंड रीजनरेट पार्ट रिमूव बाय ग्रास हर्बीवोर्स। मैंने क्या कहा आपको कि जैसे वहां पर एग्जांपल दिए थे कि यहां पर कोई ग्रास है, मान लीजिए कोई हर्बीवोर आके इस पार्ट को खा लिया ग्रास का, ठीक है, मान लीजिए कि इस पार्ट को यहां से ये हर्बीवोर खा के खत्म कर दिया। फिर कुछ दिन बाद आप क्या देखेंगे कि ये फिर से रीजनरेट होकर बड़ा हो गया है, इसमें ग्रोथ आ गया है। तो ग्रोथ किस कारण आया है, आपका इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम इस ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है। तो इंटरकैलरी मेरिस्टम कहां पर होगा, इन ग्रास, घासेस में, एंड रीजनरेट पार्ट रिमूव बाय ग्रास हर्बीवोर्स। आगे तीसरा आपका क्या है, लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम में क्या आएगा, इंट्रा एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ऑफ डाइकोट स्टीम। डाइकोट स्टीम का इंट्रा और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम में क्या मिलेगा आपको, लेटरल मेरिस्टम। और कॉर्क एंड वेस्कुलर कैम्बियम ऑफ डाइकोट रूट, इसमें भी क्या मिलेगा आपको, लेटरल मेरिस्टम देखने को मिलेगा। यानी कि यहां पर अगर कोरिलेट करेंगे तो जो सेकेंडरी मेरिस्टम है कहीं ना कहीं वो लेटरल मेरिस्टम ही है, या फिर यानी कि सेकेंडरी मेरिस्टम जितना भी है एग्जांपल सारा क्या है, लेटरल मेरिस्टम का एग्जांपल है। ये जस्ट एक फ्लो चार्ट है, आपको सिंपली अगर आप कोशिश मतलब आप मैक्सिमम ट्राई करें कि आपको एग्जांपल ये याद हो जाए कि प्रो मेरिस्टम का एग्जांपल क्या है, प्राइमरी का क्या है, सेकेंडरी का क्या है, एपिकल, इंटरकैली और लेटरल, इनका एग्जांपल याद कर लीजिए अच्छा ये फ्लो चार्ट के हिसाब से। और फिर हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में इनको एक एक करके डिटेल में समझने वाले बच्चे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।